बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहूँगी जी। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आज आप मेरी तरह वीकेंड के लिए तैयार होंगे। पूरा मैंने अंदाज़ा लगाया, मैं पूरा हफ्ता वीकेंड की बात करती हूँ। देखिए मेरी काम चोरी नहीं, ऐसे मेरी एक्साइटमेंट का आलम कि मैं मंडे के बाद से जितने दिन गुजरते रहते हैं मैं सोचती होती वीकेंड आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे, मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रही, लेकिन कोई बात नहीं जी। आपको पता है कि मोटरसाइकिल की अगर आप पिछली सीट पे बैठे हैं तो आप पे हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। एक हफ्ते के बाद चालान होना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस होती है कि जो लोग बाइक के पीछे बैठते हैं वो भी हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माशाल्लाह हम लोग आगे बैठ के भी हेलमेट नहीं पहनते। लेकिन अब आपको आगे बैठ के भी हेलमेट पहनना है और पीछे बैठा हुआ शख्स भी है वो हेलमेट पहनेगा। सो इस पे आपको आइंदा आने वाले दिनों में एक हफ्ते के बाद चालान होते हुए नजर आएंगे। तो जो लोग अच्छा, ये दोनों मर्द और ख़वातीन पर इतलाक होगा जी, ये सिर्फ मर्द हजरात पे नहीं है। और गाड़ी की फ्रंट सीट पे जो बैठेंगे, पैसेंजर सीट पे बैठेंगे, उनके लिए भी सीट बेल्ट पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। एक हफ्ता जी ट्रैफिक पुलिस जो है इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी। उसके बाद आपको कोई माफ़ी नहीं है, आपके चलान होंगे और आप हेलमेट पहनेंगे, चाहे वो आप खातून हैं, आदमी हैं, आप गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठे हैं। अगर आप बच्चा बिठा रहे हैं, वैसे तो ये बच्चे वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन वैसे इस पे जुर्माना होता है कि अगर आप बच्चे को विदाउट सीट बेल्ट छोटे बच्चे को बिठाएं, आपको बेबी सीट रखनी चाहिए गाड़ी में। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको बेबी सीट पे पीछे गाड़ी में बिठाएं। आप तो ये अवेयरनेस देगी, एक हफ्ता देखते हैं जी। उसके बाद हमारी आवाम अवेयर होती है कि नहीं होती है, या सिर्फ चलान होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जी मुल्क की सियासी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। पीटीआई ने जी हुकूमत की तरफ से 7 रोज़ में कमीशन ना बनाने पर हुकूमत से जारी जो मुज़ाकरात हैं वो कल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर आइन और कानून के मुताबिक आज़ाद अदलिया और 26वीं तरमीम के खिलाफ अपनी जदोजहद तो जारी रखेंगे। ताहम इस मौके पर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान इंतहाई अफसोसनाक है। 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को पूरे होंगे। इस डेडलाइन से पहले काम मुकम्मल कर लेंगे। हम 28 जनवरी की तारीख स्पीकर को दे चुके हैं। वो क्यों 5 दिन इंतजार नहीं कर सकते? जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं है, ना ही अपने लीडर के साथ वो मुखलिस हैं। मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं है। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ही इतराफ़ जुर्म कर लिया और कहा कि हमारे लोग गुमराह हुए। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजाएं हुई हैं उन्होंने इतराफ़े जुर्म किया है। और जबकि सिंध के जो सेनेटर हैं सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को अपनी वारदातों का हिसाब देना होगा। ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए और उन्होंने भी कहा कि हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बगैर फैसले करके अपने लिए मुश्किलात पैदा करी है। हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं, इशूज़ की सियासत पर यकीन रखते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है उसको इशूज़ की बजाय किसी और तरफ चल रही है। और साथ साथ जी एक और अहम खबर भी है कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से जो पीका एक्ट है इसमें तरमीम का मुतनाज़े तरमीम का बिल जो है वो मंजूर हो गया है, जिसके मुताबिक पीका एक्ट खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर सकेगी और मुतल्लिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत की मजाज भी होगी। फेक न्यूज़ फैलाने वालों को 3 साल कैद और या फिर 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर सज्जाद मीर साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर ले, लेकिन उसके साथ साथ जी कुछ इंटरनेट वाले मसाइल भी हैं और उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जानिब जी ये जो हम जिस कौमी असम्बली में मतनाज़ा बीका तरमीम बिल की मंजूरी के हवाले से बात कर रहे हैं, इस पर सहाफ़ी तंजीमों और अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज किया है और उन्होंने कहा है कि वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सहाफ़ती तंजीमों ने इस हवाले से कहा है। इसके अलावा जी और मुज़ाकरात
को लेकर ये खबरें जो हमने कल देखी पूरा दिन टीवी के ऊपर भी कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए और बानी पीटीआई की हिदायत के ऊपर ये मुज़ाकरात, हर किस्म के मुज़ाकरात ख़त्म करने की जो हिदायत दी गई हैं। लेकिन इस पर तर्जुमान जो हुकूमती टीम है उन्होंने कहा है कि कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें। और हमने कब कहा कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाने देंगे, अभी टाइम था 28 जनवरी की सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी डेडलाइन है, उसके बाद ये सूरत हाल होगी। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इनकार की कोई वजह या बुनियाद समझ नहीं आती। इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है कि बर्फ़ नहीं पिघल रही, ऐसा भी कहा जा रहा है, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है। और इसके साथ साथ जी एक और ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मीनवाइल जब तक हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए लाहौर में एक सहूलत सेंटर कायम किया जाएगा, ऐसा चेयरमैन नैब ने कहा है। सहूलत सेंटर्स इनफैक्ट बनाए जाएंगे हुकूमत और ओवरसीज़ के लिए जी। लाहौर में अदालत कायम करेगी जिसमें जिन कामों में आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशूज़ को लेकर बड़े चैलेंजेस दरपेश रहते हैं, क्योंकि वो कई साल बाहर रहते हैं। यहाँ पर और तरह के बड़े सिस्टम्स हैं, परमिशंस, उसके बाद फिर कब्जा माफिया, दीगर चीज़ें। बहुत सारे लोगों को इन रेगुलेशंस को और इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये इकदाम किया जाएगा। और जिन कामों में साल लगते थे अब वो हफ्तों में मुकम्मल करवा देंगे, ऐसा भी कहा है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब ने। और इसके साथ साथ क्या इससे चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं होंगी, इस पे भी बात कर लेंगे। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात ख़त्म होने का मामला है, इस पर तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल कह दिया जी कि हमारे मुतालबात या जुडिशल कमीशन पर जिस पे हुकूमत ने कहा था कि हम नहीं बनाएंगे, उसके बाद से तहरीक इंसाफ खासी जो कह रहे हैं डिसहार्टेड थी। अब बिलाखिर उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने के हवाले से कह दिया है। कैसे देखते हैं आप तहरीक इंसाफ के स्टांस को? जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तभी बहुत से लोगों को ख्याल था कि मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए पंजाबी में कहते हैं कि तो भी चलेंगे। कोई लगता नहीं था कि किस तरह कोई इंजाम हो सकता है। बिल्कुल ऐसा दिखाई देता था कि जो किसी खास दबाव के तहत या खास दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ खास कुछ लोगों का ख्याल था कि 20 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है। हम वो तो नहीं कहते 20 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उनको तवक्को थी कि शायद इसके नतीजे के तौर पर कोई बात आगे बढ़े और हमें कुछ छूट मिले। अब उन्हें जब सजा हो गई है और उन्हें ये भी नजर आ गया है कि कोई और मदद नहीं आएगी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि दोबारा तहरीक चलाए। और तहरीक क्या अंजाम देती है, कोई होती है कि नहीं होती है, है सजा साहब आपकी ऑडियो नहीं क्लियर आ रही, प्लीज अपनी ऑडियो को दोबारा बात को कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। अब हुई क्लियर? हाँ जी बेहतर है, आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें। तो ये है कि अब ये अंदाजा करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो इस काम में उलझे रहे या इससे फरार इख्तियार करें। ये भी उन्होंने नई एक सिचुएशन क्रिएट की है। वो जानते हैं कि इसका भी कोई फायदा नहीं है, तहरीक चलाना उनका ना मकसद होगा ना कोई अंदाजा होगा। अगर ये ख्याल है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की वजह से भी आ सकती है, तो ये भी टू मच एक्सपेक्ट करने के बराबर होगा। वो उन्होंने एक दाव खेला है और अपने आप को फिर एक रेलेवेंट किया है, लेकिन रेलेवेंट करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मेरे से मुझे आपकी इस पे कमेंट चाहिए कि आपने जैसे खुद भी कहा कि तहरीक इंसाफ को ये इस बात की रियलाइजेशन थी और मुस्लिम लीग नून भी इस हवाले से कह रही है कि उनको ये रियलाइजेशन थी। ख्वाजा आसिफ कहते कि जी कोई बेनतीजा ही होने, उनको पता था ये बात, और जिस तरह के मुतालबात थे वो अब जो हुकूमत है उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। बट स्टिल जब ये मुज़ाकरात का मामला है तो इसमें दोनों पार्टीज़ में जो कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है या आपने किसी चीज़ को सोचना है, समझना है, टाइम लेना है, जिस पर इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये टाइम अब बाय भी किया जा सकता था इस पे, या इस पे मजीद डिस्कशन डिबेट्स हो सकती थी अगर विल होती तो? देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि इमरान डेस्परेट हो गए हैं। मुकदमे के फैसले के बाद नजर आया कि डेस्परेट होने वाली बात है कि जो फैसला होना था वो हो गया है, ये आसानी के साथ चेंज नहीं हो सकता था। उनका ख्याल था कि शायद उनको सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा हुआ नहीं है। उनको सजा
सुना दी गई है, और उनको ये भी लगता है कि शायद उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात की एक उन्होंने कहानी बनी हुई थी वो भी कोई कामयाब नहीं हो रही है। तो वो प्रेशर बनाना चाहते हैं, अपनी अहमियत भी रखना चाहते हैं, और ये भी बताना चाहते हैं कि उनके वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि ख्वाजा आसिम गलत नहीं थे। वो शुरू में कह रहे थे कि ये कुछ अपने मकासद हासिल करके इस बात से बैकआउट कर जाएंगे। वो अब भी वही कह रहे हैं कि इन्हें नज़र आता था कि शायद कोई उनके मकासद हो, एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना इनका शायद मकसद हो, कि उनको तासर देते हो कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, दरअसल बातचीत ना कर रहे हो। लेकिन उसका नतीजा नज़र आया है कि ना एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि हम आपका हाथ पकड़ते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि सियासी बातचीत तो आप उधर करें। तो ये सूरत हाल तो हम नज़र आता है। अब जो एक चैप्टर रह गया है वो भी एक आध महीने में ख़त्म हो जाएगा, वो है कि ट्रंप आ गए हैं, वो आके क्या हमारे लिए कर सकते हैं, बेहतरी की सूरत पैदा हो सकती है। ये हुआ नहीं करता मुल्कों की तारीख में, मुल्कों के ताल्लुकात में ऐसा हुआ नहीं करता। बहुत से लोग हैं, अब भी अमेरिका के जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो चीन से भी ज़्यादा अफगानिस्तान ही है, क्योंकि उसका असला वहाँ बिखरा हुआ है। उसने ये कहा कि हम वो असला वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि असला वापस आएगा तो हम उनको मदद देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि वो अफगानी तंजीमों को अपनी NGOs के जरिए से मदद दे रहे थे, अब वो मदद कहते हैं कि हम फिर देंगे जब वो असला हमारा वापस करेंगे। वो असला वापस करने को तैयार नहीं है। इसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान का असला जो है वो वापस अमरीकियों के हाथ में जाए। वो इस वक्त हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो सारी इंटेग्रल सिचुएशन में पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को कैसे लेके चल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रंप के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा कि किसी को छुड़ाए या किसी को अंदर रखे। ये कोई किसी हुकूमतों के कोई मैनिफेस्टो में नहीं हुआ करता ये बात, ये तो कहीं साइड लाइन पे हुआ करती है। और मुझे लगता नहीं कि इस वक्त तक साइड लाइन पे भी ये बात है कि उनको कोई ऐसे ताल्लुकात इमरान से नहीं थे। वो तो बड़े उस्ताद आदमी है ना। वो किसी ने कहा कि शोमैनशिप उनमें ज्यादा है, स्टेट्समैनशिप कम है। और वो जब मिलने गए थे इमरान, तो इन्होंने सवाल भी नहीं किया कश्मीर का, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि मैं कश्मीर के बारे में साक्षी कराने को तैयार हूँ, जबकि वो जानते थे कि इंडिया इसके लिए तैयार नहीं होगा। और एक साल इसी में लगाए रखा उन्होंने। तो ये ट्रंप की चालें होती हैं जो चला करते हैं, तो उस पर अगर ये रिलाय कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो भी गलती कर रहे हैं। इन्हें अपनी ताकत के जोर पर, ताकत क्या है, अगर ताकत का मतलब ये है कि D-Chowk में मुजाहरा करना है, ये कोई ताकत नहीं है। अगर ताकत ये है तो गोली चलाने में मजबूर करना है, तो ये भी ताकत नहीं है। अगर ताकत ये है कि इनके लोग दरख्त उखाड़ें, सड़कें तोड़ें, कुछ और करें, तो ये भी ताकत नहीं है। ताकत तो असल है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये इंसाफ नहीं जाता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा मीर साहब, अभी आपने बात की कि ख्वाजा आसिफ वाज राइट, बट स्टिल बिलावल भुट्टो जरदारी की भी कल एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो अपने इत्तेहादियों के बगैर या उनकी मुशावरत के बगैर जो फैसले कर रही है उसका जो कह लो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो नाराज़गी है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात वाले मामले के ऊपर, और इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, लेकिन चूंकि अभी हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ये ठीक है क्या इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेना चाहिए था हुकूमत को या मुस्लिम लीग नून को? असल बात यह है कि बिलावल जो है, बिलावल और जरदारी जो है वो गुड गाइज और बैड गाइज का खेल खेल रहे हैं। और वो कहते हैं नहरी पानी की नहरें ना निकाली जाए दरिया सिंध से, वो दस्तखत कर देते हैं सदर के तौर पर और उसको अप्रूव कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी बातें, एक सियासत जो है वो बिलावल करते हैं, और एक ये जो एक तरह की एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी होती है वो जरदारी कर लेते हैं। तो दोनों मिलकर पार्टी को चला रहे हैं। साफ नजर आता है कि कल उन्होंने वो जो तहरीक पीका की पेश हुई उससे मुखालफत PTI ने भी की और पीपल्स पार्टी ने भी की, लेकिन जब वोट देने का मसला आया तो पीपल्स पार्टी ने वोट दे दिया आकर। तो ये एक अच्छी अपोजिशन है और अच्छा अपने नाम को भी रोशन करना अपनी पार्टी के लिए भी एक तरीकाकार है। अगर तो समझता है कि वो बिलावल इसलिए कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो उसमें अभी लोगों का ख्याल है कि शायद बहुत टू अर्ली है। वो इस तरह की बातों से अपना इमेज खराब करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को तो ऐसा बनना चाहिए जो तरीके के साथ उनका साथ दे सके, और तरीके के साथ उनका साथ देने वाले उनके वालिद हैं वो नहीं।
ठीक हो गया। मीर साहब, अभी हम बैकडोर जिन मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे और जिसमें एक मुलाकात के भी बड़े चर्चे रहे कि आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की और उस मुलाकात का पर्पस यही था कि जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुई, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये भी उन्हीं बैकडोर मामलात की एक कड़ी है जिसमें ये मुलाकात हुई है। तो क्या ये जो हुकूमती साइड से मुज़ाकरात को ख़त्म करने का जो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, इसके बाद क्या उस बैकडोर राबतों की या जो रिलीफ तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है अपने दीगर मामलात से, वो भी उसके चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो गए? असल में वो कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई बात तय खुद करना नहीं चाहती। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। इमरान की लड़ाई जो है वो सियासी जमातों से तो है ही नहीं, सियासी लड़ाई है ही नहीं। उनकी तो लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं है, चीफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी कि पार्टी के चीफ की लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के चीफ के साथ है। पर्सनल लड़ाई बनाई हुई उन्होंने एक लंबे अरसे से, उनका तकर्रर ना हो चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर, जिसके लिए उन्होंने मुजाहरा किया, जुलूस निकाले और बहुत सारी काम किए, बहुत सारी मूवमेंट चलाई। तो वही जब चलता जा रहा है तो इस ख्याल के साथ वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी अंडरस्टैंड तक पहुंचने के लिए। जब आप किसी के खिलाफ हो जाएं और 1 to 1 हो जाए सीधे, और तो ये तो मतलब होता है कि सर्वाइवल का मसला आ गया ना जी। तो फौज तो इस तरह नहीं मारा करती, शिकस्त इस तरह हथियार नहीं डाला करती, फौज का अंदाज नहीं हुआ करता। तो मेरे ख्याल में ये अपने जो पत्ते खेल रहे हैं ये वो नहीं है जो सियासी जमातों के खिलाफ खेले जाते थे। पत्ते सियासी जमातों के खिलाफ खेले जाने वाले जो है, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खेलते हैं तो वो चला नहीं करते। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आपने माजी में बहुत कुछ किया है, अब भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर सकते हैं, उनसे लड़ाई लेके नहीं कर सकते। और अब आप लड़ाई लेके कर रहे हैं, उसकी वजह सारी सूरत जो है वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सज्जाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। क्रिकेट की बात करेंगे। आपको पता है क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, लेकिन उससे पहले भी हमारे यहाँ एक सीरीज चल रही है जिसे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान ने पहले मैच के अंदर वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी है और 1-0 की बढ़तरी हासिल है पाकिस्तान को। बड़ी धमाकेदार, धुआंधार, मज़ेदार किस्म की हमने पहले मैच में इनिंग्स देखी हैं, लेकिन अब दूसरा मैच कल से शुरू होने जा रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जो पहले मैच में हमारे थोड़े फ्लॉज थे, गलतियां थी, अगर थी तो हम उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये चैम्पियंस ट्रॉफी का मामला है जिसपे इंडिया आए रोज़ खबरों में रहने के लिए या कुछ रेलिवेंट रहने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा शोशा, जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, उर्दू में आई डोंट नो, ये शोशा जो लफ्ज़ है, ये जो भी ज़बान का लफ्ज़ है वो छोड़ देते हैं जी। उस बार उनका जो एक नया आया है वो ये कि कप्तान रोहित शर्मा की जो पाकिस्तान आमद का मामला है वो एक अजीब सी सूरत हाल इख्तियार कर गया है। 16 या 17 फरवरी को जी कराची में इस मेगा इवेंट में 8 कंट्रीज़ के जो कैप्टन हैं उनके आने का जो इम्कान है वो जाहिर किया जा रहा है, मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड जनाब और ICC हुकाम, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनकी समझ में आती हैं क्योंकि बाकी किसी की तो नहीं आती। उन्होंने कहा जी कि जो नए मुंतखब सेक्रेटरी हैं उनके भारतीय क्रिकेट बोर्ड के देवजीत, उन्होंने इस मामले को ज़हर बहस करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक हम फैसला नहीं करेंगे और रोहित शर्मा का जो पाकिस्तान आना है वो हुकूमती इजाज़त के साथ उन्होंने एसोसिएट कर दिया है। बार बार हम यही बात करते हैं कि क्रिकेट को सियासत से, इन चीज़ों से हमेशा दूर रखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात घूम फिर के यहाँ आ जाती है। पहले ख़ुद पाकिस्तान ना आने का मामला है, अब कप्तान को पाकिस्तान ना आने का जो अभी तक मामला चल रहा है, आते हैं नहीं आते इस पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ शमशेर नियाजी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। आप भी उनमें से हैं जिनको ये शोशे लगते हैं रेलिवेंट रहने के लिए?
थोड़ा सा इंडिया ज़रा कोशिश करता है ज़रा न्यूज़ में रहने की। अभी जैसे उन्होंने रिसेंटली कहा है कि जी जो डिफेंडिंग चैंपियन होता है ना, चैंपियन ट्रॉफी का या वर्ल्ड कप का या T20 वर्ल्ड कप का, तो जो बाकी टीमें होती हैं उनके लिए बड़ा नेसेसरी होता है कि वो अपनी शर्ट पे उस टीम का डिफेंडिंग लोगो लगाएं। ठीक है, अब इंडिया इसी से रिफ्यूज करे हम पाकिस्तान का लोगो लगाएंगे, ये बड़ी फजूल सी चीज़ है, बड़ी इमेच्योरिटी की बात है। अगर तो ये हकीकत है कि इंडिया की बोर्ड की तरफ से न्यूज़ सच्ची न्यूज निकली है बाहर, तो बहुत चीप हरकत है। अगर तो मीम बनी है ये या वैसे शोशा छोड़ा किसी ने, एक्चुअली में ये इंडियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट की है। अब इंडियन मीडिया भी आपको पता है वो भी हमारी तरह जो है वो 2 कदमों पे तेज भागता है। ठीक है, तो इंडियन मीडिया ने अगर ये शोशा छोड़ा तो बहुत गलत बात है, क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, बड़ी गलत चीज़ है। अगर नहीं छोड़ा तो इंडिया को चाहिए, ये एक रूल होता है ICC की तरफ से और ये सब पे लागू होता है। ये एशिया कप में भी मसला हुआ था, एशिया कप में भी होता है। ICC के जितने भी ये वर्ल्ड कप्स के जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि जो डिफेंडिंग चैंपियन होते हैं उनका विनिंग का लोगो जो होता है वो हर शर्ट हर किट के ऊपर जो वो प्रिंट होता है। अच्छा, बाय द वे ये एशिया कप में ये मामला हुआ था और फिर जो ICC है उसने बगैर लोगो के जो पहनने के लिए कहा, बिल्कुल बगैर लोगो, वो तो ये हो गया ना, ICC ने कहा कि यार कोई ना पहने। लेकिन चूंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान का वो बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है। अब देखें पिछले 1.5 से 2 महीने से पाकिस्तान इंडिया के बारे में कितनी बातें हो रही है। रोहित शर्मा आएंगे, अब एक और अफवाह चली हुई है कि रोहित शर्मा फ्लाई करेंगे, कराची आएंगे, अटेंड करेंगे इवेंट, वहीं से जेट पे बैठेंगे, वापस चले जाएंगे। और ऐसे ही हो, हमें मसला भी कोई नहीं है, आ जाए लेकिन आए जरूर। क्रिकेट में सियासत को मत लेके आए, उसको क्रिकेट रहने दें, स्पोर्ट्स रहने दें, किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे तो इतनी स्पोर्ट्स है जिनके अंदर सियासत इन्वॉल्व है, लेकिन खास जो कि हमारी कौम है, हम लोग हैं, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें सियासत को ना लेके आए, उसको क्रिकेट रहने दें। जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बोला है कि यार सियासत को हमेशा दूर रखना चाहिए स्पोर्ट्स से, तो ये इस तरह कि गेम लगे और मजा आए, लोगों को मजा आए। अच्छा, ये जो हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं शमशेर, जाहिर है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इसके आगाज में ही वो 8 टीम्स के कैप्टन्स ने आना है, वो भी कोई ऐसी हल्की टीम्स तो है नहीं है। एवरीवन इज लाइक a strong जो पार्टिसिपेंट ऑफ दिस होल टूर्नामेंट। बट व्हाट डू यू थिंक कि हर मौके के ऊपर इस तरह की कोई एक चीज़ इंडिया की तरफ से करना, एक जो इतना बड़ा इवेंट है जिससे पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी डिग्निटी या उसकी उस चीज़ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है कि एक चीज़ को हम जहाँ सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं वहाँ इस तरह की कंट्रोवर्सीज आए रोजाना। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिया जो है ना बेसिकली ना जिसको आप कहते हैं ना बेस जो उनकी है वो बेसिकली डरपोक कौम है। मेरा इंडिया से थोड़ा सा ज़रा आना जाना भी लगा रहा है, मेरा कुछ पिछले 10-15 सालों में 1-2 मरतबा मैं इंडिया का, मैंने वहाँ बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया उनकी स्पोर्ट्स को और उनके लोगों को। वो ना बड़े डरपोक किस्म के लोग हैं। अब जो डरपोक इंसान होता है ना, या कोई बंदा या कोई औरत जो भी हो डरपोक हो, वो हमेशा जो ना छोटी गली ना पाएगा अपनी, वो हमेशा छोटी गली से निकलने की कोशिश करेगा, ना कि बड़ा स्टेप लेगा। तो इंडिया थोड़ी इस तरह की हरकतें करता है कि जी हमने आना नहीं है, यहाँ इवेंट जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे कर लें। अब ये देखें ना, ये बिला वजह की एक हाइब्रिड मॉडल हमने क्रिकेट का देखा है कि जी पाकिस्तान फ्लाई करेगी इंडिया से खेलने के लिए दुबई, इंडिया फ्लाई करेगी वहीं बैठे रहेगी। अब पाकिस्तान के लिए फटीक हो गई चीज़ ना, पाकिस्तान ने बांग्लादेश से कराची में क्या मैच खेलना है, पाकिस्तान ने दुबई में जाके इंडिया से मैच खेलना है। अब टीम ट्रैवल करेगी दुबई, फटीक हो जाएगी। ये उनकी चाल है, अपनी टीम को, हमारी टीम को फटीक करेंगे, हमारे प्लेयर गंदा परफॉर्म करेंगे, हमारे प्लेयर हारेंगे, ये वो चाहते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल पेश तो कर दी हमारे लोगों के सामने कि इंडिया वहाँ खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इंडिया की बेसिकली चाल क्या है ये आपको अंदर की बात है, ये कोई भी नहीं बताएगा। बेसिकली आपका प्लेयर फटीक होता है। ऐसे एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया जब श्रीलंका पाकिस्तान ट्रैवल करता था। पाकिस्तान ने वो जो बाबर आजम ने बड़ी मशहूर नेपाल के खिलाफ सेंचुरी मारी थी मुल्तान में, वो सेंचुरी मार के ऑल द वे उन्होंने श्रीलंका ट्रैवल किया और वहां जाके वो टूर्नामेंट हारे। प्लेयर्स फटीक होते हैं, ये प्रोफेशनल प्लेयर है, ये कोई गली मोहल्ले के प्लेयर नहीं है। इनको एक प्रॉपर नींद चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, प्रॉपर इनका एक मोड फॉलो होता है इनका। वो आप उनको नहीं फॉलो कराएंगे, वो रूटीन से बाहर हो जाएंगे, वो फटीक हो जाएंगे, वो मैच हारने लग जाएंगे। ये इंडिया की एक चाल है। दूसरा, पाकिस्तान की क्रिकेट को वो 2008-9 से ही डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में बहुत बड़ा अटैक हुआ था श्रीलंका की टीम पे। उस वक्त से लेके आज दिन तक आप देखें इंडिया आपकी क्रिकेट को प्रेस कर रहा है। लेकिन इंडिया, अब आप देखें ICC की भी इंडिया बैठा हुआ है, BCCI वैसे ही उनका अपना बोर्ड है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, अगर BCCI को कोई प्रॉब्लम है वो ICC के पास जाता होगा तो ICC उसका फैसला ऑब्वियसली बात है इंडिया के हक में देगा, जब उनका बंदा ही अपना बैठा हुआ है। या तो आप न्यूट्रल रखें ना सबको, या तो आप कहें ठीक है हमारा अपना बंदा बैठा हुआ है, वो फैसला न्यूट्रल करेगा। ICC कोशिश बड़ी करता है कि न्यूट्रल फैसले करें, लेकिन इन दी एंड वो कहीं ना कहीं बाइसनेस हमें नजर आती है और क्वेश्चन मार्क तो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा जी, पहला टेस्ट मैच आपने देखा, जी, कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। साजिद खान वंस अगेन
बहुत कमाल खेला है। और साजिद खान ने एक बड़ी आपको पता उसने एक राय दी है कि जी मैं ओडीआई क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट भी खेल सकता हूँ अगर आप मुझे खिलाएंगे तो मैं वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलूंगा। तो मेरे ख्याल से हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उनको चांस देना चाहिए साजिद खान को कि एक मरतबा उनसे ओडीआई का फॉर्मेट खिलवाएं, ना कि T20 का फॉर्मेट खिलवाएं। चेक तो करें कि वो बंदा कामयाब है कि नहीं है। टेस्ट में तो भाई साजिद खान इज ग्रेट। पहले टेस्ट मैच में आपको क्या लगा शमशेर, हम कहाँ पे क्या चीज़ बेहतर कर सकते थे एज अ क्रिकेट व्यूअर भी, और साथ साथ आप अगर उसको क्रिटिक होकर देखें हम पिछले साल डेढ़ से ना पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो बैटिंग उसकी बहुत डाउन जा रही है। बॉलिंग हमारी कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है, बॉलिंग हमारी संभल जाती है, लेकिन बैटिंग जो है अपने होम ग्राउंड में टेस्ट मैच खेलना, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना, एटलीस्ट बाबर आजम हो गया, कुछ बड़े नाम है उनको स्कोर करना चाहिए, ना कि सिली बॉल्स पे आउट हो जाना चाहिए। आपको पता है आपका अपना पिच है, आपको पता है आपका अपना ग्राउंड है, आपने मर्जी से रोलर मरवाया है, आपने मर्जी से हर चीज़ सेलेक्ट की है, एडवांटेज होता है होम टीम को, इन सब चीज़ों का एडवांटेज होता है। ये आईसीसी की तरफ से रूल है, ना कि ये कोई अपना बनाया रूल है। बट उसके बावजूद भी आप स्कोर ना करें, आपकी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा जाए, आगे भी टेस्ट मैच आ रहे हैं, आपने WTC के लिए भी आपने कम्पीट करना है। फिर टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा रेप्लिका होती है ओडीआई क्रिकेट की, क्योंकि लंबा फॉर्मेट है, बाबर है, रिजवान है, अब शाहीन शाह अफरीदी पहला टेस्ट मैच नहीं खेला, अब लेकिन ओडीआई के लिए उसको तैयार करें, व्हाट इफ कि वो ओडीआई में परफॉर्म ना कर सके। तो थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग को ज़रा बेहतर करने की कोशिश करें। हमारी बैटिंग अकल आ गई है, बस सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना मौके पे, बाकी बॉलिंग डिपार्टमेंट और बाकी चीजें बहुत अच्छी। दूसरे मैच के अंदर, पहले मैच में इनफैक्ट शमशेर बहुत सारे लोग पिच को लेकर बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग आए थे जो कि एक्सपर्ट्स आते हैं जैसे कि हमने बहुत स्पिनर फ्रेंडली पिच तो बनाई, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए था कि बैटर्स भी हमारे उन्होंने भी खेलना है और हमने उसको नहीं किया। सो व्हाट डू यू थिंक कि पिच को लेकर जो कंसर्न्स है लोगों के वो ठीक है? बिल्कुल ठीक कंसर्न है, वो कंसर्न मेरा भी है। अगर आपने बॉलिंग फ्रेंडली पिच बनाई है तो बैटिंग का क्या कसूर है? ये सोच की बात है। आपके होम टीम को ये एडवांटेज अगर है कि अगर मैच से पहले भाई अगर कप्तान ने जाके देखा है यार पिच थोड़ी क्रैकी है तो मैं रोलर मरवाऊं, तो वो रोलर क्यों नहीं मरवाता पिच पे? अपनी मर्जी का रोलर मरवाने का एडवांटेज होता है कप्तान को, और दूसरी टीम के कप्तान को भी पता है जब उनकी बैटिंग होती है। आपने बना दी साजिद खान और नुमान अली के लिए पिच में इतने बड़े बड़े खड्डे, बॉल लग के स्पिन हो रहा है, गज बॉल स्पिन हो रहा है, ठीक है, लेकिन बैटिंग का कसूर है। लेकिन ये आप देखिए ये एडवांटेज वेस्ट इंडीज को भी है, उनके स्पिनर से भी यही विकेटें ली हैं, उनका फास्ट बॉलर इतना नहीं चला जितना स्पिन बॉलिंग चली उनकी। तो मैच हमेशा ये देखने वालों के लिए बड़ा जरूरी है समझना कि जब एक पिच पे पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं तो अगली टीम के लिए भी बराबर की ही मुश्किलात होती हैं। हाँ, अगर आप थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाते, बाबर आजम से स्कोर करवाते, रिजवान से स्कोर करवाते तो बहुत बेहतर हो सकता था, उनके हाथ खुल सकते थे। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर आप ट्राई सीरीज खेलने लगे अभी आप साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज खेलने लगे हैं तो थोड़ा बेहतर होता। लेकिन इतनी बड़ी कंप्लेन नहीं है कि पिच में इतने बड़े बड़े क्रैक्स हैं तो बॉल स्पिन क्यों कर रहा है। तो अगर वेस्ट इंडीज के लिए भी बॉल स्पिन कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है तो वेस्ट इंडीज के लिए भी कर रहा है, तो एक जगह आप ना सिचुएशन इक्वल हो जाती है, तो इतना बड़ा एतराज नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, थोड़ा सा पिच को थोड़ा सा इनको चाहिए जरा बैटिंग रखें ताकि बैट्समैन भी थोड़ा खेले, उसको भी एडवांटेज। अगले मैच में क्या लग रहा है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को? पाकिस्तान बिल्कुल इस टाइम हॉट फेवरेट फॉर्म में, और साजिद खान, नुमान अली जो जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इतनी विकेटें ली, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतनी विकेटें ली, ये अगला मैच भी इंशाल्लाह जीतेंगे और 2-0 सीरीज भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। आपको ये पूरे आप होपफुल है कि मैं होपफुल इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो जरा अभी अंडरडॉग्स की टीम है, बिल्कुल रिवैम्प टीम है, नए बच्चे आए हैं, अभी सीख रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सपोजर में, अब उनके लिए इंटरनेशनल ट्रिप है तो वो देख रहे हैं, जरा एनवायरनमेंट देख रहे हैं, पिचेस जरा देख रहे हैं, तो उनको जरा होगा, अभी जरा टाइम लगेगा। जैसे हमें टाइम लगता है ना कि हम 3 साल बाद ठीक हो जाएंगे, होते नहीं हम ठीक, लेकिन वो हो जाएंगे। हाँ, ये भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए जी, थैंक यू भाई शमशेर, बहुत शुक्रिया। शमशेर न्याजी हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर अपना तज्ज़िया देते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। जानवरों के हकूक़ के हवाले से और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ अखलाकी तौर पे नहीं बल्कि कानूनी तौर पे भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इनका एहतराम हो, इनके साथ जो हमदर्दी हो, इनके जो राइट्स हैं उसका ख्याल रखना हो। इवन ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर एक बैलेंस भी क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं। पाकिस्तान में जी पहली मरतबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनिमल्स एंड एनवायरमेंटल राइट्स का इनेकाद लाहौर में हुआ 18 और 19 जनवरी को, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात ने शिरकत भी की और जानवरों के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और इनकी जो हैबिटेट है उसके हवाले से बात की गई है। और इस बात पे जोर भी दिया गया है कि सिर्फ उनको आपने अपनी मलकियत में नहीं लेना
बल्कि उनके राइट्स का, उनकी तमाम तर चीज़ों का ख्याल भी रखना है, और ये फ़र्ज़ है, और इसके लिए कानून साजी भी ज़रूरी है इनके हकूक़ के हवाले से। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर जानवरों के हकूक़ के हवाले से, उनकी फलाह के हवाले से बात हुई है। हमारे साथ अल्तमश सईद साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और ऑर्गेनाइज़र हैं इस फर्स्ट इंटरनेशनल एनिमल एंड एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस के। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो अल्तमश साहब मुझे थोड़ा सा बताएं इस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने इस टॉपिक को, इस सारे इशू को हाईलाइट करके इसमें लोगों को इन्वॉल्व किया है। आप जिन 18-19 कोई ओवरऑल एक पिक्चर दें हमें इस कॉन्फ्रेंस की। सो ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली 2 इदारों ने करवाई है। एक है एनवायरमेंटल एनिमल राइट्स कंसल्टेंट्स, उसका मैं बानी हूँ। ओके। पाकिस्तान की पहली एनिमल एनवायरमेंटल लॉ फर्म है, तो हम फ्री एनिमल लीगल एड, फ्री एनवायरमेंटल एड ऑफर करते हैं। पर्सनली मैं एनवायरमेंटल एनिमल लॉ दोनों पढ़ाता हूँ एट नास्ट और यूसीपी लॉ स्कूल, और साथ में हमारे को ऑर्गेनाइजर थे चैरिटी डूइंग्स फाउंडेशन, जो कि अहमद मलिक उसको रन करते हैं। हमने मिलकर इसको कराया। इसका मकसद ये था कि हम मूवमेंट बिल्ड करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में इस इशू पे, क्योंकि लोग अच्छा काम कर रहे हैं पर अपने एरियाज़ में कर रहे हैं, उनको रसाई नहीं मिल रही। उसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है और स्पेशली हमारे जजेस हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की, जस्टिस अतर मिनल्लाह सुप्रीम कोर्ट के आए, उन्होंने हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जजमेंट दी थी एनिमल राइट्स पे, जब उन्होंने ज़ू बंद किया था इस्लामाबाद में, तो उनके बगैर तो कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती। जस्टिस आयशा मलिक आई थी, उन्होंने भी उसी तरह उससे बात की, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक के बारे में कम लोगों को पता है। तो वो लाहौर हाई कोर्ट में थी, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि पंजाब में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कुत्तों को बेसिकली मारा ना जाए और उनकी स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन की जाए, ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो, बाइट्स का एंड एवरीथिंग, ताकि इंसानों का फ़ायदा हो, माहौल का फ़ायदा हो और सबका फ़ायदा हो। जस्टिस जवाद हसन ने भी हमें ज्वाइन किया था। वो इस टाइम पे एनिमल राइट्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत जजमेंट्स दिए उन्होंने। और इसी तरह के हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थे, जैसे डॉक्टर आमिर खलील का सबको पता है, जो हमारे सारे हाथी जानवर सबके लिए इधर आते हैं, उन्होंने भी इस पर बोला। तो इसी तरह के हमारे स्पीकर्स थे, लोकल भी इंटरनेशनली भी। हम एक बिल्ड करना चाह रहे थे प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में भी मूवमेंट बने, पर लेकिन ग्लोबली भी लोगों को पता लगे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो सकती हैं और इसकी जगह भी है, ताकि लोग यहाँ पे आएँ, काम करें। क्योंकि हमारे माशरे में जो माहौलियाती हकूक़ हैं और जानवरों के हकूक़ हैं उस पर बात नहीं होती, और उसका मसला ये है कि ये जो हकूक़ हैं इंसानी हकूक़ के साथ जुड़े हुए हैं। इस पे बेसिकली फोकस था कि लोगों को समझ आए कि ये अलहदा चीज़ें नहीं हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। आप कोविड की बात करती हैं, इस पर हमने डिस्कशन की। कोविड की वजह यही थी कि जानवरों की ट्रीटमेंट सही नहीं की गई, जिससे इंसानों को और पूरी दुनिया में फैल गया। क्लाइमेट चेंज भी इसी वजह से होता है। आपके फ्लड्स जो थे 2022 के, वो इस वजह से आए थे कि आपकी जो एनिमल ट्रीटमेंट थी और आपका जो फूड सिस्टम है खाना बनाने का, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जानवरों के साथ होता है वो तो खाने के साथ होता है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है और जो उसका प्रोसेस है बनाने का, उसके इन्वायरमेंटल हार्म्स बहुत ज़्यादा हैं। शायद हम लोगों को नहीं पता, पर 1/3 हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होते हैं, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, स्मॉग, एवरीथिंग, वो हमारे फूड सिस्टम से आते हैं। हमने इस पर डिस्कशंस की। हमने ये डिस्कशन की कि एनिमल्स की डिज़ास्टर में प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हमारा जो NDMA का एक्ट है, PDMA का एक्ट है, उसमें कोई प्रोविजंस नहीं है जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज प्रायोरिटी उनको नहीं दी जाती। और जिस तरह हम दुनिया को देखते हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि हमने बस इंसान देखने हैं, हम उसके आगे नहीं देख पाते। हमें सिखाया भी ऐसे जाता है। इर्द-गिर्द के लोगों को या जो जानदार चीज़ें उनको तो समझते ही नहीं कि दे पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। बिल्कुल, तो उससे हमें नुकसान होता है। तो हम चाह रहे हैं उस पर एजुकेशन हो, सबसे बड़ा पर्पस ही एजुकेशन था। उस पर हमारे लीगल एजुकेशन डायरेक्टर पाकिस्तान उसामा मलिक, बैरिस्टर उसामा मलिक भी आए थे। उन्होंने भी हमें कहा कि हम इसको अपने करिकुलम में डाल सकते हैं, एनवायरमेंट लॉ विद एनिमल लॉ, बिकॉज इसकी इंक्लूजन अगर आएगी तो लोगों को समझ आएगा। तो जो दुनिया में कॉन्सेप्ट चल रहा है इस टाइम, पैंडेमिक्स प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है। कोविड-19 वो जो पैंडेमिक पाकिस्तान में भी और आ सकते हैं, उससे इंसानी जानों का बहुत बड़ा खतरा है। डिज़ास्टर्स को रोकने के लिए भी, खाने का सिस्टम अंडरस्टैंड करने के लिए, जानवरों के साथ वैसे क्या होता है, उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी। ये इसका एक पर्पस था। दूसरा पर्पस ऑफ कोर्स मूवमेंट बिल्डिंग था। तीसरा पर्पस ये था कि पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज बनाई जाए, बिकॉज फॉरेन में हमें यही समझा जाता है कि हमारे कानून भी नहीं है और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो इसकी वजह से हमारी फंडिंग भी रुक जाती है, मुल्क को नुकसान होता है। तो अगर हम अपनी एक स्पेस क्रिएट कर सकें इस इशू पे, तो वी आर वेरी श्योर कि पाकिस्तान को उस पर बहुत ज़्यादा फंडिंग आ सकती है। हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे बात कर रहे हैं आजकल, पर लेकिन फूड सिस्टम क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे तो किसी ने बात नहीं की। तो पहली बार हमने इस मौजू पे बात की। तो इन टॉपिक्स को हमने इकट्ठा किया और ग्लोबल इमेज क्रिएट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
कॉन्फ्रेंस के एंड में हमने 2 नई चीज़ें अनाउंस की। एक हमने एनिमल राइट्स फेलोशिप स्टार्ट की है, एनवायरमेंटल एनिमल राइट्स फेलोशिप, बिकॉज हम एजुकेशन देना चाहते हैं और मैं उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ विद सम एक्सपर्ट्स, क्योंकि मैंने एक्चुअली लम्स पढ़ने के बाद 3 मास्टर्स भी किए हुए हैं इन्हीं चीज़ों में, तो आई एम एन एक्सपर्ट, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो वी वांट कि एजुकेशन फ्री जाए, हम इस पर कमा भी कुछ नहीं रहे। दूसरा, हमने एक लिटिगेशन फंड क्रिएट किया है जिसमें हम लोगों को फ्री एनिमल और एनवायरमेंटल लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। अभी कल मैंने 4 केस फाइल किए हैं डॉग कलिंग पे अलोन। उसी तरह, और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उनके लिए एक मैंने भालू बचाया। अभी कुछ वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट्स आ रही हैं, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और न सी कि उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। कल मेरा एक और केस लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ था कि हमने वाइल्ड लाइफ कैप्टिविटी प्राइवेट जो है उसको रोकना है, क्योंकि ये तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। मैं तंग पड़ गई हूँ क्योंकि दिस इज सो रॉन्ग कि हम पहले तो इस जूज के कॉन्सेप्ट पे आई हैव स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, लेकिन उसके बाद चले वो तो अब एक सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ये जो घरों में वाइल्ड लाइफ रखने का आइडिया है और ये जो कॉन्सेप्ट है, आई एम स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड। और मुझे आपने ये अल्तमस साहब जरूर बताना है कि जो लोग रखते हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। सो अभी जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जो मिस मरियम औरंगजेब लेके आ रही हैं, उसमें उससे पहले तो जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, शेर हैं, वो तो कवर्ड ही नहीं है कानून में। आप जैसे मर्जी रखें अभी तक, क्योंकि अभी वो पास तो नहीं हुई। पास होने के बाद होगा ये कि आपको लाइसेंस चाहिए होगा। मेरा उससे फिर भी इख्तलाफ है। लाइसेंस भी क्यों देना है? एग्जैक्टली, क्योंकि आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता कि उसको किस तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी, क्योंकि शेर सीढ़ियाँ चलने के लिए तो नहीं बढ़ा। आप इमेजिन करें आपके सेट पे शेर फिर रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। I can't even imagine। मतलब आप एक ऐसे जानवर को या ऐसे जानदार को जो कि जंगलों में खुले इलाकों में रहने का आदी है, आप उसको एक लॉन के अंदर, एक पिंजरे के अंदर रख रहे हैं। एक पॉइंट पे आके वो यू नेवर नो वो कैसे रिएक्ट करेगा। हाँ, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इंसान भी होते हैं। फिर वो मारेगा किसी को, फिर वो उस बेचारे को गोली मार देगा। उस बेचारे की क्या गलती है? ये उसमें से एक टॉपिक था। हमने एनिमल्स एंड डिजास्टर से बात की, हमने लाइव एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की बात की। आपको पता है लोग सड़कों से कुत्ते उठा के उन पर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। व्हाट? यस, ये होता है। ये 2 साल पहले एक बहुत बड़ा इशू बना था इस्लामाबाद रावलपिंडी में। इस पर फिर कार्रवाई की गई थी कि इस चीज़ को रोका जाए। तो इस्लामाबाद पिंडी में आप ही नहीं कर सकते, पर बाकी जगह होता है। इसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं है हमारे मुल्क में। और इसी तरह हमने फूड सिस्टम्स के अलावा बात की, हर किस्म के जानवर की बल्कि बात की। हमारे पास एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने एक्वाटिक एनिमल वेलफेयर बात की, मरीन लाइफ। हमने एक इंसेक्ट वेलफेयर एक्सपर्ट को भी बुलाया हुआ था, हनी बीज के बारे में हमने शायद ना सोचा हो, तो उस पर हमने बात की। पर लेकिन हम जो माहौलियाती हकूक़ हैं उसको साथ रखना चाहते हैं जानवरों के हकूक़ से, क्योंकि वो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इंसानों के हकूक़ और बढ़ेंगे। एग्जैक्टली, इट्स अ बैलेंस, इट्स अ टू वे थिंग। आपने बैलेंस क्रिएट करना है हर इस जगह पे, हर आपकी इस कायनात के अंदर एवरीथिंग हैज़ अ कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं उस बैलेंस को क्रिएट करने में। आप किसी एक चीज़ को भी उसमें से निकालेंगे, इवन बटरफ्लाइज का कॉन्सेप्ट हमने अब विद टाइम वो हमें ख़त्म होती नज़र आ रही है। उससे हमारे इतने ज़्यादा जो आपके फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल, वो जुड़े हुए थे जो कि हम कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको 2 थोड़े डरने वाले फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। दिस इज साइंस। सो साइंस कहती है कि पिछले 50 साल में हमारी 75% बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई। बायोडाइवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जो डिजास्टर्स को प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज हर जानवर के रोल हैं। दूसरा, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑफिस है, वो ये कहता है कि 2030 तक तकरीबन 600 डिजास्टर्स होंगे हर साल। अभी हम एक होता है तो हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अभी यूएस में डिजास्टर चल रहा है बहुत बड़ा, वाइल्ड फायर हो रहे हैं, तो इट्स मैसिवली बैड। और हमारा जो 2022 का फ्लड है, अभी हमने उससे रिकवर तो किया ही नहीं है। तो हम आगे क्या करेंगे? क्योंकि और हमें अपनी पॉलिसी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम डिजास्टर्स को प्रिवेंट करें। हमारा काम ये नहीं कि हो जाए फिर हम कुछ कर लें। हाँ, प्रिवेंशन होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, क्या ये हमारी प्रायोरिटी है सिंस यू आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पॉलिसी मेकिंग और ये सारी चीज़ें कर रही हैं, एज यू सेड कि अभी हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, ये क्या हमारी प्रायोरिटी भी है या हम सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि अच्छा ठीक है इस पे शोर मच रहा है तो पॉलिसी बना दो, या नहीं हमारी सीरियस इस पे विल शामिल है? कुछ इश्यूज में तो है। वाइल्ड लाइफ में आई एम रियली हैप्पी कि कुछ हो रहा है। अब उसको उन्होंने मेहनत की है, उसको हम और बेहतर कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। डिजास्टर्स की हमारी पॉलिसी भी प्रिवेंशन की नहीं है। हम जब डिजास्टर आता है हमें याद आता है, उसके बाद सोचते हैं हमने क्या करना है। बिल्कुल। अब इसमें एक बुरी चीज़ है, मुझे लाइक आई एम अशेम्ड टू शेयर दिस, पर लेकिन डिजास्टर्स आते हैं, इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर NGOs बिकॉज दे कैन शो अप एंड बिकम द हीरोज। गवर्नमेंट भी ये काम करती है। तो पर लेकिन जिस बंदे का घर खत्म हो गया ना, उसको वापस वो लाइफ कभी नहीं मिलेगी। एब्सोल्युटली। तो ही इज लॉस्ट एवरीथिंग।
इवन आप अल्तमश ये बात करें, हम कोविड जैसे पेंडेमिक में से गुजरे हैं, हम सबकी जिंदगियां सेम नहीं है आफ्टर कोविड। इवन आवर हेल्थ, आवर सिस्टम्स, हमारी जो जिनकी जॉब्स चली गई, जिनके कारोबार बंद हुए, जिनको एक एक 1.5 साल का एक शॉक लगा है, उनकी जिंदगियां सेम नहीं है। तो ये तो किसी का घर बार चला गया, उसकी सारी चीजें, उसकी फसल, उसकी खेत सब चले गए, तो हाउ कैन इट बी कॉम्पनसेटेड? अब मैं आपको यही सवाल पूछूंगा, आप सोचें जानवरों का इस पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा? Exactly. Nobody thinks about it. तो हम उसको लेके आना चाह रहे हैं, माहौल को लेके आना चाह रहे हैं, और डायरेक्टली दोबारा हम इंसानों के साथ ही खड़े हैं। हमें लोग कहते हैं मुझे कि आप जानवरों के लिए क्यों काम कर रहे हैं, इंसान सफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, पर लेकिन हम इंसानों के लिए बेतहाशा काम करते हैं, पर लेकिन ये जरूरी है, ये चीज़ कोई नहीं पकड़ रहा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया की, जहां हम हर तरह का मॉडल अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जी फलाना हमने बस का मॉडल वहाँ से लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल वहाँ से लिया, अगर हम ये वाला जानवरों रिलेटेड मॉडल जो है हम अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से ले लें, तो आई गेस हमें भी ये रियलाइजेशन होगी कि वहाँ उनके राइट्स, उनके साथ जो सलूक है, उनको जिस तरह से टेक केयर किया जाता है, इवन वो अपने औलाद से ज़्यादा अपने पेट्स के साथ दे आर एसोसिएटेड एंड अटैच, तो ये सारी वो चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मेरे लिए सॉरी, पर इस पर कोई डिस्कशन नहीं होती। द थिंग इज़ कि जिन लोगों को फोर्स किया जाता है जानवर के साथ तशद्दुद किया जाए, गवर्नमेंट कहती है कि मारें, उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होती, उनको एक्चुअली लगता है कि हम मारेंगे तो लोग सेफ हो जाएंगे, पर लेकिन साइंटिफिकली कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। अच्छा, बिकॉज आप उनको स्टेरलाइज नहीं करते, तो उनकी जो, अगर आप उनको स्टेरलाइज कर लें तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल खत्म हो जाते हैं, उनकी बाइटिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इंसानों के साथ करेंगे सेम चीज़ होगी, और फिर आप उनको वैक्सीनेट कर देंगे तो उनकी जो एबिलिटी टू स्प्रेड डिजीज़ है वो ज़ीरो हो जाती है। सवाल इसमें ये होता है कि पैसे कहाँ आएंगे? उसके पैसे बेसिकली हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पड़े हैं, क्योंकि हम हर साल 190 मिलियन रुपीज़ यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट्स एंड रेबीज़ पर द ग्लोबल अलायंस ऑन रेबीज कंट्रोल। तो हम इसी को प्रिवेंट करें। एग्जैक्टली, पैसे बचाएं, हमारे मुल्क का फायदा है। पर लेकिन कॉमन सेंस थिंग, यू नो। एक चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली जिन लोगों को फोर्स किया जाता है कि मारें, उन लोगों की मेंटल साइकोलॉजी भी चेंज होती है, इफेक्ट होती है, वो फिर क्रिमिनल अब्यूज़र्स बनते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक है टू दीज पीपल बिकमिंग डोमेस्टिक अब्यूज़र्स। और पाकिस्तान में कितना डोमेस्टिक अब्यूज है, बहुत ज़्यादा, तो इसका डायरेक्ट लिंक है, इस पर कोई बात नहीं करता। दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड एट द कॉन्फ्रेंस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द एफर्ट्स यू हैव पुट इनटू दैट कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा काम है। आई विश कि इस तरह की ऑन एंड ऑफ आप रेगुलर तौर पे कराएं, हम कर रहे हैं, और हम इसको डेफिनेटली शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। थैंक यू वेरी मच अल्तमश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्तमश सईद हमारे साथ मौजूद थे जी, एनिमल राइट्स के ऊपर बात कर रहे थे, और इसके अलावा भी जो इश्यूज हैं, जो एक बैलेंस आउट हो रहा है विद टाइम, उसको इन्होंने हाईलाइट किया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम जिस टॉपिक पे और जिस इशू पे बात कर रहे हैं, दो के इट्स अ गुड साइन कि आज इस पे बात हो रही है। आज तालीम का जी आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका पर्पस भी यही है कि लोगों को तालीम हासिल करने के हवाले से या इसका बच्चों को दिलाने के हवाले से एक अवेयरनेस हो और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो। तालीम हर बच्चे का कहा जाए कि बुनियादी हक है तो बिल्कुल गलत नहीं है, और दुनिया के तमाम अफराद तक तालीम की रसाई होना भी इटसेल्फ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जी इस दिन की अहमियत को तो तस्लीम किया जाता है, और आज जैसे में हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी लाने के लिए जो इक़दामात हैं उसकी अभी तक बहुत अशद ज़रूरत भी है। मुल्क भर में अगर बात की जाए तो 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये वो नंबर है जो रिपोर्टेड है, और ज़ाहिर स्टैटिस्टिक्स विद टाइम चेंज भी होते हैं। सबसे मज़ीद तशवीशनाक पहलू इस चीज़ में ये है कि 10 से 12 साल की उम्र के तकरीबन 50 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो मिडिल तालीम से भी महरूम है, और मुख्तलिफ वजूहात की बना पर जी बच्चे तालीम से महरूम है। और मुल्क, अगर हमसाया मुल्क भारत की बात की जाए तो वो उन्होंने तवज्जो दी है और उसके नताइज उनको हासिल भी हुए हैं। पाकिस्तान में जी जो स्कूल्स की सूरत हाल है, सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ, एक वो सेक्टर है जहाँ पे कहीं ना कहीं
निगलेक्ट हुआ हुआ है, फिर एक वो सेक्टर है जो कि हर एक की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता है। आज हम उस पर भी बात करेंगे कि जो दोहरा मयार है इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ओवरऑल हमारे तालीमी सिस्टम को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रावलाकोट के। उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। ये जो अभी हमने बात की कि तालीम हर बच्चे का एक बुनियादी हक है, हम पाकिस्तान में ज़ाहिर इसके हवाले से बात कर रहे हैं, इसकी अहमियत को समझते भी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि हमने इस पे जो अमली इक़दामात हैं उसमें कुछ पेशरफ्त की है? देखें जी, इस वक्त तक तो जो सिचुएशन है वो डिप्रेसिंग है, वो गुड न्यूज़ नहीं है। टेलीविज़न पे बैठ के सच्ची बात ही करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। अभी आपने कहा 50 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ये इट्स अ बैड न्यूज़, क्योंकि ये सिर्फ उन 50 लाख बच्चों की रीडिंग एंड राइटिंग का स्किल नहीं है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है। ये बच्चे जो बुनियादी इंसानी वस्फ है, लिखना और पढ़ना और कम्युनिकेट करना, जब ये इन बेसिक कॉम्पिटेंसीज़ को नहीं जानते तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये 50 लाख बच्चा कल को ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करेगा, ये रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, ये इंसानियत, इंसानी हमदर्दी की जितने तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखेगा। कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हम कहते हैं ना कि तालीम हक है, ये सिर्फ़ तकरीरों की हद तक करते हैं। अभी तक कोई बाइंडिंग लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है पाकिस्तान में कि अगर किसी ने बच्चा 5 साल के बच्चे को स्कूल दाखिल नहीं कराया तो स्टेट उस पर इंटरवेंशन करेगी और पिनलाइज करेगी उन पेरेंट्स को जिन्होंने नई बच्चों को दाखिल कराया। उस वजह से बहुत बड़ी एक तादाद जो है वो स्कूल से बाहर है। इसके साथ एक मैं अगर जो है ना ग्राउंड पे जो हमारा नैरेटिव चलता है, आप हमारी जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास है जिनकी इनकम बहुत कम है, वहाँ एक बात है कि बच्चे को पढ़ाना है या काम सिखाना है। आप जाए ना वर्कशॉपों पे, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं मेरे अब्बू ने कहा था कि बेटा काम सीख लो, कल को रोज़ी कमाओगे। ये कितनी गलत बात है। जो बेसिक स्किल्स हैं लिटरेसी के, यानी 8th क्लास तक, वो बिल्कुल इस तरह है कि अगर जैसे जर्मन लॉ में उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि अगर किसी बच्चे को फंडामेंटल स्कूलिंग नहीं दी जाती तो ये ऐसे है जैसे आपने उसको डिसेबल कर दिया है। एब्सोल्युटली। इलिटरेसी इज ए डिसेबिलिटी। तो मेरा ख्याल है हमें सिर्फ स्टेटिस्टिक्स पे जाने के बजाय हमें जो वेरी नोशन है लिटरेसी का, चाइल्ड एजुकेशन का, उसको बदलना चाहिए। देखें, मैं फैशन बना हुआ ना गवर्नमेंट। अब एक लोकेलिटी है, एक विलेज है, एक मोहल्ला है, अगर वहाँ 10 बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वहाँ बड़े रिसोर्सेज हैं, बहुत अमीर लोग भी वहाँ मौजूद हैं जो मस्जिद पे भी खर्च करते हैं, अपनी शादियों पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो 10 बच्चे पढ़ा नहीं सकते। ये पब्लिक अवेयरनेस नहीं है और हम ये नहीं जान पाए। एक तस्वर है पब्लिक गुड का, एजुकेशन इज़ अ पब्लिक गुड। अगर आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरे नेबर का बच्चा है, पढ़े या ना पढ़े। अगर वो नहीं पढ़ेगा वो आपकी सिक्योरिटी को तबाह कर देगा, वो रूल ऑफ लॉ को तबाह कर देगा, वो ट्रैफिक को तबाह कर देगा। देखें ना, एक बच्चा अगर जो बुनियादी इंसानी वस्फ हैं, कॉम्पिटेंसीज़ हैं, जो उसकी सलाहियतें हैं, अगर नहीं आती तो रहना तो उसने इसी मुआशरे में है ना, तो वो मल्टीपल डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ करेगा। तो इसलिए मैं कंक्लूड करूँगा कि एक तो ये है कि कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, हर सूरत में बच्चे को स्कूल भेजना है और इस नैरेटिव को हमने डिफीट करना है कि बच्चा चलो नहीं पढ़ता तो काम सीख ले। अच्छा, कोई काम नहीं सीखा जा सकता। अभी आपने बात की कि हमें डिस्करेज करना है, लेकिन अब इसमें चलिए स्टेट के रोल को हम बिल्कुल बात करते हैं बार बार कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं उसके लिए राइट्स का प्रॉपर ख्याल रखना है, जिसमें एजुकेशन भी है।
दूसरी जानिब हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल लोगों की बात करें, लेकिन एक सोसाइटी का माइंडसेट भी है जिसकी अभी आपने निशानदेही खुद की है कि काम सिखा दो बच्चों। और हमारे यहाँ जिस तबके की हम बात कर रहे हैं उनमें फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। 10-10 बच्चे उनके इस वजह से हैं कि उनको पता है कि उनके घर का एक सर्कल चल रहा है, और ये जो माइंडसेट है ये विद टाइम चेंज करना है हमें, लेकिन अभी तक उसमें भी हम उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। देखें, ये तो आज से 100 साल पहले जो एग्रेरियन सोसाइटीज़ थी, जो एग्रीकल्चर पे जिनकी बुनियाद हुआ करती थी और एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड नहीं था, तब तो ये होता था घर में जितने बेटे होंगे वो ज़्यादा खेतों में काम करेंगे। ठीक है ना जी। भाई अब ना तो उस तरह के खेत रहे हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी है, और दूसरी बात ये है कि अब हर चीज़ जो है ग्रेजुअली हाई टेक होती जा रही है। इवन देखें ना, पहले कहते थे मोटर मैकेनिक्स का काम, अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें 50% फंक्शन तो वैसे ही कंप्यूटराइज्ड है। तो एक जो बच्चा जिसको सिंपल रीडिंग एंड राइटिंग एंड न्यूमरेसी नहीं आती, वो उस गाड़ी का क्या करेगा? ठीक है, देखे ना, पहले टेलीविज़न होता था, आज से 30 साल पहले तो टेलीविज़न ठीक करने वाली दुकानें होती थी, उसमें बड़ी सारी तारें होती थी, बड़े सारे। अब टेलीविज़न जो है वो सारा कंप्यूटराइज्ड बेस आ गया है। ठीक है, एलईडी, या आप मोबाइल, एक मोबाइल है तो वो एक बच्चा जो मैकेनिक के साथ है वो क्या मोबाइल ठीक करेगा? क्यों मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस दौर में ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट ईरा हम कहते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल ईरा, कि जब इंडस्ट्री हाई टेक हो गई है तो अब ये बात हमने अपने ख़ास तौर पे जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको बतानी है कि कोई काम जो ट्रेडिशनली लोग फैमिली से सीख लेते थे, जैसे लोहार का बेटा लोहार से काम सीख गया, या मैकेनिक की वर्कशॉप पे डाल दिया, वो जो है ना वो छोटे मोटे काम करेगा, या फैक्ट्रियों में बच्चे काम करेंगे, तो ये अब वो सूरत हाल रही नहीं है। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गया, नॉलेज इंटेंसिव चीज़ें हैं ना, ये नॉलेज का ईरा है। तो मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा एमएससी करे या पीएचडी करे, लेकिन अगर उसने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे ये मैसनरी है, जो मिस्त्री का काम है, घर बनाने का, जिसमें टाइलें लगानी है, वुडवर्क है, अब ये भी प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग के बगैर नहीं आ सकता। इसमें कैलकुलेशंस चाहिए, इसमें एबिलिटी टू रीड, जो ड्राइंग है वो आनी चाहिए। अब देखें ना, अगर एक मिस्त्री को ड्राइंग रीड करनी नहीं आती तो वो कैसे काम करेगा? तो ये बात मैं सच्ची बात बताऊं, ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है, ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ का काम है। अब देखें, पाकिस्तान में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी खुल गई है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी का काम है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह के स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है वो इंस्टीट्यूशन को गाइड करे, वहाँ के हाई स्कूल को गाइड करे, वहाँ के कॉलेजेस को गाइड करे कि इस ज़िले में ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, बच्चों को हमने ये स्किल्स सिखाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। और सिर्फ ये कह देना, मिसाल के तौर पे जो लिटरेसी की डेफिनेशन है कि जनाब सिंपल टेक्स्ट बच्चा रीड एंड राइट करे, इट्स नॉट इनफ। इट्स ए पोस्ट इंडस्ट्रियल इरा। इसमें बच्चे को मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, उसको अंग्रेज़ी ज़बान भी आनी चाहिए, उसको बहुत सी, मिसाल के तौर पे मैं जैसे अर्ज़ किया कि एक मैसन है, अगर उसको ड्राइंग रीड करनी नहीं आती तो वो क्या करेगा? ठीक है। इसी तरह आप देखें, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम इनको अहमियत नहीं देते। हम करोड़ों रुपए का घर बनाते हैं और जाहिल अनपढ़ प्लम्बर हायर कर लेते हैं, वो सारा बेड़ा गर्क कर देता है। अब देखें, प्लम्बिंग का काम, इट नीड्स टेक्नोलॉजी, मैसनरी का काम है, इट नीड्स टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल नॉ। कोई भी रेंज, एनी, इवन अगर वर्क करना है ब्यूटी पार्लर पे, इवन ये जो बार्बर है, हेयर कटिंग है, ये भी मिसाल के तौर पे यूरोप में आप हेयर कटिंग नहीं कर सकते जितनी देर तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन जो है उसका ख़तरा होता है ट्रांसमिट होने का। एनीवे, हमें जो इंटायर नोशन ऑफ एजुकेशन है उसको अपडेट करना होगा।
हमें कम्युनिटी लेवल पे एफर्ट करनी होगी, हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उन्होंने इस पे काम करना है, हमारी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने काम करना है, और हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे उलमा हजरात हैं उनको ये काम करना है। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ चूँकि आप मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहूँगी इस बात को भी, ये सब बातें आप बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें ये करना है, जी हमें कब करना है? बिकॉज हम हमेशा इस चीज़ पे बात कर लेते हैं, इवन हमारे जब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर द टाइमिंग चीज़ें बेहतर होती नज़र आती हैं, उसके बाद हमारे पास जो कंसिस्टेंसी है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इट डजंट एग्जिस्ट। नहीं, देखिए चीज़ें लिंक्ड होती हैं, जितने हम स्कूल बनाते हैं उससे ज़्यादा हम बच्चे पैदा कर देते हैं। देखें ना, अगर हम कहें नहीं जी मैंने फैमिली प्लानिंग पे बात नहीं करनी, मैंने सिर्फ एजुकेशन पे बात करनी है, ठीक है, ये नहीं होगा। इसी तरह जो गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस के इश्यूज़ भी हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर जो है कंटिन्यूसली लोगों की इनकम कम हो रही है और लोग पॉवर्टी लाइन में जा रहे हैं, अब देखें ना, एक फैमिली अगर 2 वक्त का खाना ही अफोर्ड नहीं कर सकती तो उनकी वरी बच्चों को खाना देना है, एजुकेशन नहीं है, तो हमें उनको हेल्प आउट करना है। फिर ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, ये वर्ल्ड बैंक की स्टडीज़ हैं कि जब कोई फैमिली में कोई क्राइसिस आता है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाती है, या कोई से अनटाइमली डेथ हो जाती है, बिजनेस का लॉस हो जाता है, लाइवलीहुड उसकी जो है वो, तो सबसे पहले जो कैजुअल्टी होती है वो फीमेल एजुकेशन की होती है। बच्ची स्कूल जाती है ना, वो कहते हैं अच्छा हम पे क्राइसिस है, इसको स्कूल से हटाओ, घर का काम करे, जो घर में काम करने वाली है उसको हमें पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा है। तो ये एक हमें एक जिसे कहते हैं ना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो हमारी मार्जिनलाइज्ड क्लासेस हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके बच्चों को कम्युनिटी ने और स्टेट ने उनकी केयर करनी है, उनको अपने हालत पे नहीं छोड़ना। हम ये नहीं कह सकते कि नेबर का बच्चा हमारा इससे क्या ताल्लुक है। हमें हर सोसाइटी के हर बंदे को अपना रोल प्ले करना है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, लाउंज डिस्कशन का टाइम हुआ चाहता है और आज हम आपकी फिटनेस पे बात करेंगे, आपको ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे कि उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की गई हैं, उनको स्किल कैसे सिखाया गया है, और इसके साथ साथ हमारे किचन में खाना बन रहा है। आज जो हमारे साथ पहली मेहमान है जी, ख़वातीन की तरक्की हो, ख़ुद मुख्तारी हो, एम्पावरमेंट हो, उसके हवाले से हम हमेशा बात करते हैं और इस पर इकदाम भी हो रहे हैं अनडाउटली। आज हम एक ख़ास और अहम प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे जिसका नाम है शी विंस, जो कि PITB जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, उसकी जानिब से ख़वातीन को जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्किल बेस्ड हैं, उसके हवाले से अवेयरनेस देना हो, सिखाना हो, इस पर काम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि ख़वातीन जो जी डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहें, उनको जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया जाए और अपने कारोबार को सही तौर पे मार्केट भी कर सकें और उनके लिए जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट हों। आज हमारे साथ हिना अरशद साहिबा मौजूद हैं जो कि शी विंस की प्रोग्राम लीड और PITB की रीजनल हेड भी हैं। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ जी हम आपकी फिटनेस के हवाले से बात करेंगे कि घर के अंदर आप किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और आपको कैसे अपनी बॉडी को फिट रखना है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है जी मिर्ज़ा तला अशफाक जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच तला, बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारे किचन में हैं जी अब्दुल्ला कमर जो कि शेफ हैं। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल्ला आज आप क्या बना रहे हैं? मैं कोरियन चिकन बना रहा हूँ आज। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया। ठीक है। बोनलेस चिकन के अंदर मैंने रेड चिली, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, साथ में मैंने उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला। ठीक है। तो उसको मैंने ऑयल के साथ मैरिनेट करके रखा।
फिर उसके बाद मैंने उसकी कोटिंग तैयार किया जिसके अंदर मैंने मैदा, कॉर्नफ्लोर और बाकी वही इंग्रेडिएंट्स मतलब रेड चिली, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, वो मैंने कोट करके उसको अच्छे से मिक्स किया और अब उसको फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं। जी ओके। उसके बाद अब हम इसकी एक सॉस बनाएंगे, कोरियन सॉस। ओके, तो ये बहुत स्पाइसी होने वाला है? जी, मज़े का भी बहुत होगा। कोरियन खाने बड़े स्पाइसी होते हैं और आजकल तो बड़ा ट्रेंड है कोरियन खानों का। ये स्पाइसी भी होगा और बहुत मज़े का भी होगा। ज़बरदस्त। तो अब मुझे बताएं अब्दुल्ला, आप कब से कुकिंग कर रहे हैं, कब से जो आप एज अ शेफ काम कर रहे हैं? शेफ़ तो मैं अभी बन रहा हूँ, उसकी स्टडीज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन शौक जो है वो मेरा बचपन का ही है, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मैं तब से ही खाने बना रहा हूँ घर में। अच्छा, और आपकी स्पेशलिटी क्या है? बेकिंग में और चाइनीज़ में। बेकिंग एंड चाइनीज़, ओके लवली। आप अपना खाना बनाएं, साथ साथ हम आपसे पूछते रहेंगे। हिना साहिबा की तरफ आते हैं। हिना साहिबा, बड़ा अच्छा आपका जो ये प्रोग्राम है शी विंस, जाहिर है ये जो वुमेन एम्पावरमेंट जिसके हम बड़े नारे लगाते हैं, इसके लिए हमें अमली जो इकदाम है उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है और आपका डिपार्टमेंट अगर ये कर रहा है तो इट्स वेरी गुड। हमें थोड़ा सा इस प्रोग्राम का एक आइडिया दें कि ये क्या है, हाउ डज़ इट वर्क? शी विंस ट्रेनिंग प्रोग्राम पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन फ़ीमेल्स पर है। और जब हम स्किल्स की बात करते हैं ना तो ख़वातीन बहुत पीछे होती हैं इस मामले में, क्योंकि बाहर नहीं जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। तो एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसमें फ़ीमेल्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और जो उनकी सिचुएशंस होती हैं, जो उनके फाइनेंशियल, जो उनकी होम से रिलेटेड या उनके पर्सनल करियर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, उनको मद्देनज़र रख के ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया और इसमें ऐसे स्किल्स की ट्रेनिंग इंटीग्रेट की गई है जिससे वो अर्निंग कर सकें। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि ख़वातीन को फाइनेंशियली एम्पावर होने में हेल्प की जा सके। ठीक है, और इसमें आप क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप ख़वातीन को इनकरेज कर रहे हैं? इसमें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ऑफ़र करते हैं और वो डिपेंड करता है कि मार्केट में किन स्किल्स की नीड है। अब जैसे करंटली कुछ अर्सा पहले हम देखें तो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था और उसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। इंटरनेशनली चूँकि आपने काम करना होता है, फॉरेन कंट्रीज से आपके क्लाइंट्स होते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट आ रही होती है उसको देखते हुए, जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स होते हैं, जितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उस को देखते हुए हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं, जिसमें ई-कॉमर्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन है, जो बहुत लेटेस्ट आजकल जो इन डिमांड स्किल है उसमें हम ट्रेनिंग्स कराते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि आपके डिपार्टमेंट को या आपको क्या ऐसी नीड फील हुई। जाहिर है हम अपने ख़वातीन की एम्पावरमेंट या उसकी खुद मुख्तारी के हवाले से बात की, बट स्टिल इसका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग या थॉट प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का जिसको एग्जीक्यूट करनी होती है। हाउ डिड इट स्टार्ट? हमने एक बहुत अच्छा, एक बहुत इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किया पिछले 7-8 साल से, रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जब हमने उसका सक्सेस रेशो देखा, उसका इम्पैक्ट, उसके रिजल्ट्स, तो उसमें 57% फ़ीमेल इनरोलमेंट थी। और जब हम अर्निंग्स देखते थे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल्स की बहुत अच्छी और प्रोमिनेंट थी। तो जब हमने एक सर्वे किया और उसमें देखा कि इन सारी चीज़ों के दरमियान ख़वातीन को क्या चैलेंजेस आते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल्स के लिए क्लासेस और ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिसमें हमें को एजुकेशन की तरफ ना जाना पड़े, बल्कि हम इजीली कंफर्टेबली हम उसको ज्वाइन कर सकें। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर पंजाब IT बोर्ड में जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया कि फ़ीमेल्स कंफर्टेबली अपने घर से इसको ज्वाइन कर सकती हैं, उनको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया गया और फिर जिनको ये इशू होता है कि नहीं हमने ऑन कैंपस जाकर ही ट्रेनिंग लेनी है, ऑनलाइन में शायद इंटरनेट के या दूसरे इशूज़ की वजह से वो इतने कंफर्टेबली नहीं सीख सकती, तो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस और ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी तला साहब, आज आप हमें क्या बताने वाले हैं फिटनेस को लेकर और किस तरह की एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं? जी, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मैं बेसिकली जो प्रोग्राम इस वक्त बताने वाला हूँ, इट्स स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो कि घर पे रहते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है बाहर निकलना और ट्रेनिंग वगैरह करना, और दे वांट टू कीप देमसेल्फ फिट एंड गेट टोन बॉडी। तो उसके रिलेटेड मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको। सो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले जब भी कोई आप एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करें तो उसके अंदर आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए सबसे पहले, ताकि आपके जॉइंट्स के अंदर प्रॉपर्ली सारी की सारी जो है ब्लड की मूवमेंट, सर्कुलेशन वो जनरेट हो जाए। इसका बेसिकली ये पर्पज़ है कि फर्दर आपको कोई इंजरी ना हो सके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपर बॉडी से स्टार्ट करना है, लाइक शोल्डर रोटेशन 8-9 टाइम्स आपने करना है। उसके बाद फिर आपने चेस्ट की स्ट्रेचेस वगैरह करनी है।
फिर आप लैट्स की कर सकते हैं। फर्दर आपने अपने अब्डोमिनल की करनी है। ओके। फिर आपने जो है वो हाई नीज जो है वो कर ले, लोअर बॉडी के ऊपर आ जाए। फिर अच्छा, फर्दर अब आगे आएंगे जब आप ये 2 से 3 दफ़ा ये राउंड्स कर ले और हर मूवमेंट को तकरीबन 10 टाइम्स करें आपने फिर शुरू करना है अपनी एक्सरसाइज सर्किट। ये एक सर्किट ट्रेनिंग है, इसको आपने फॉलो अप करना है, जिसमें सबसे पहले आप जो है वो जंपिंग जैक्स करेंगे, ये 10 टाइम्स कर लें। उसके बाद आपने फर्दर आगे स्क्वाट्स करनी है। और ये कितने सेट्स हम कर सकते हैं? ये 2 to 3 राउंड्स आप कर सकते हैं। ये सर्किट में चलेगा, लाइक 1 by 1 आपने जो है एक्सरसाइज को जो है ना वो कंटिन्यू करना है। इसके बाद फर्दर आपने स्क्वाट्स के बाद लंजेस करने हैं, स्टैंडिंग। ईच लेग आपने 10 टाइम्स करना है। फिर फर्दर आप आगे आ जाते हैं अपर बॉडी की तरफ। इसमें आप जो है वो ट्राइसेप पहले कर लें, जिसमें आपकी इस वाली एक्सरसाइज के अंदर ट्राइसेप, शोल्डर और चेस्ट जो है वो उसका मसल एंगेज होगा। ये आप घर पे इजीली अपनी किसी भी जगह पे कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इसमें आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। फिर फर्दर आप पुशअप्स करें, कारपेट वगैरह हो उसके ऊपर कर लें, साफ फ्लोर हो उसके ऊपर कर लें। आप शोल्डर वाइड आपने अपने हैंड्स रखने। ओके। और ये वैसे बिगिनर्स के लिए कितना टाइम होता है एक्सरसाइज का, अगर आप रोजाना की बुनियाद पे करना चाहते हैं? बिगिनर्स के लिए ये सर्किट जो मैंने बताया है, लाइक घर के ऊपर ही करना है, तो इट विल टेक अबाउट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, ओके। 30 मिनट्स एक दिन का। फिर फर्दर अगर आपने जो है वो माउंटेन क्लाइंबर करना है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अच्छा, साथ साथ हमें ये भी बताएं तलहा कि नॉर्मली लोगों को लगता है कि अगर वो जिम जाना शुरू हुए हैं तो विद इन अ वीक और मे बी एक्सरसाइज करने शुरू तो उसके रिजल्ट्स ऑब्वियस होना शुरू हो जाएंगे। नहीं है। So, ये जो मिसकंसेप्शन है इसको थोड़ा आ जाए आप बैठे और थोड़ा सा क्लियर भी कर दें हमारे देखने वालों के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आपने अपनी कंसिस्टेंट रहना है एक्सरसाइज को लेकर। ये जो है इट्स जस्ट लाइक अ मोमेंटम यू हैव टू बिल्ड इन योर फिजिकल स्ट्रक्चर। इसमें टाइम लगता है और इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक मेमोरी जो है वो डेवलप करनी होती है मसल की। फर्दर फिर मसल माइंड कनेक्शन डेवलप होता है। फिर जो आप अपने टारगेट्स वगैरह अचीव करने होते हैं वो ऑटोमेटिकली आप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आप अभी यू जस्ट ब्रीथ, हम किचन में चलते हैं और हमें कुछ खुशबू आ रही है। और क्या बन रहा है जी? चिकन फ्राई हो गया? जी ऑलमोस्ट फ्राई हो गया और साथ में ये कोरियन सॉस बना रहा हूँ मैं। इसमें क्या चीज़ें आपने डाली है? सबसे पहले मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के अराउंड पानी का ऐड किया। ठीक है। उसको थोड़ा सा जब बॉयल है तो बीच में मैंने टोमेटो केचप ऐड किया 6 टेबलस्पून। साथ में मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया। साथ में मैंने क्यूमिन पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून। साथ में सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनेगर 4 टेबलस्पून और साथ में शुगर जो है वो 2 टेबलस्पून ऐड की इसके अंदर। ज़बरदस्त। तो अब ये बस ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अंदर थोड़ा सा और पानी जाएगा। ओके। और फिर उसके बाद जो ये रेडी हो जाएगी। और इसमें आप इसकी ड्रेसिंग करेंगे सॉस से चिकन की, राइट? ओके, परफेक्ट। अच्छा हिना साहिबा, हमारे यहाँ नॉर्मली एक बहुत ऐसा तबका भी है जिनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ख़वातीन को चैलेंजेस होते हैं। इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती बट उनके पास स्किल होता है, उसको वो मार्केट नहीं सही तौर पे कर पा रही होती हैं। तो आपका ये जो प्रोग्राम है शी विंस, किस तरह से उनकी हेल्प करता है? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का स्किल है, चाहे वो डिजिटल है या आप घर पे कोई काम करती हैं, आप उसको डिजिटलाइज या ऑनलाइन किस तरह से कर सकती हैं। आपको पता है कोविड के बाद से हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है और पहले जो चीज़ें हम सोचते भी नहीं थे कि हम ऑनलाइन करेंगे, आपका मेडिकल, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके डोमिसाइल्स, आपकी हर चीज़, आपकी कंप्लेंट्स, आपका हर सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। तो हमने इस तरह की एक ट्रेनिंग डिज़ाइन की है जिसमें आपका जो स्किल है उसको हम पॉलिश करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिफाइंड स्किल रखती हैं और आप उसको मज़ीद एक्सपैंड करना चाहती हैं, आप अपना बिज़नेस करना चाहती हैं या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं, तो आपको सबसे पहले तो जो उसकी बेसिक्स हैं
वो बताई जाती हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने उसको ग्रो कैसे करना है, आप किस स्किल के तहत किस फील्ड में जा सकती हैं, कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में अगर आपका अपना कोई भी प्रोडक्ट है जो आप घर पे बना रही हैं या आप कहीं से सोर्स कर रही हैं, तो आपने उसको मार्केट कैसे करना है, आपने उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। फिर अगर आपको उसके लिए फाइनेंस चाहिए तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको स्मॉल लोन्स चाहिए तो शीविंस कुछ ऐसे पार्टनरशिप्स हैं शीविंस की जो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। यानी आप उस लोन में जितने पैसे आपने लेने हैं, आपने उसमें नॉट अ सिंगल रुपी एक्स्ट्रा नहीं देना, आपने जितना लोन लिया है वो स्मॉल लोन्स होते हैं उतना ही वापस करना है। और अगर आप अपने बिजनेस को अपस्केल करना चाहते हैं, यानी उसको नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपैंड करना चाहते हैं और आपको एक बड़े लोन की ज़रूरत है, तो अप टू 5 मिलियन लोन जो है वो बहुत ही सब्सिडाइज जो मार्कअप रेट होता है उसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि फ़ीमेल्स को इस तरह के हर्डल्स भी ना आए। फिर उनकी मेंटरशिप करना, उनको गाइड करना, इंडस्ट्री के साथ जो ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ डेवलप करना, ये सारा कुछ किया जाता है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आपने उसको मार्केट कैसे करना है, क्योंकि अगर आप कोई काम करें और घर पे बैठे हुए हैं तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या है, आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको बताई जाती हैं। फिर जैसे आजकल आपने देखा होगा व्लॉगिंग का कितना ट्रेंड है और यूट्यूबर्स आजकल हमारे यहाँ कितने ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, तो आप किस तरह से फेसलेस यूट्यूबिंग कर सकती हैं, किस तरह से आप व्लॉगिंग कर सकती हैं, या यूट्यूब को किस तरह मोनेटाइज कर सकती हैं, चैनल बनाना, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग, इस तरह के जो स्किल्स हैं ये सिखाए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो ख़वातीन घर बैठ के बहुत आराम से दिन में 3-4 घंटे काम करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये सारा कुछ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडेड है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा तरह ये यूट्यूब और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से याद है कि बहुत सारे लोग घर बैठते हैं, वीडियोज़ देखते हैं और वो एक्सरसाइज ट्राई करने की कोशिश करते हैं और उसके नतीजे में कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, अल्लाह ना करे, कोई ना कोई उनका मसल टेयर हो जाता है, पुल हो जाता है। सो व्हाट डू यू प्रेफर कि अगर हम ऑनलाइन अगर सेशंस ले भी रहे हैं, इट्स बेटर टू कंसल्ट अ ट्रेनर और अ कोच रादर देन वाचिंग वीडियोस एंड डूइंग एक्सरसाइज एट होम? इसकी मैं एग्जांपल ऐसे ही दूंगा, जैसे किसी छोटे बच्चे को आप स्कूल में एडमिट करवाते हैं तो आप उसको ऑनलाइन करवाएंगे प्रेफर के स्कूल में फिजिकली आप कहेंगे, क्योंकि यू नो अबाउट वो एक स्पेशल डेकोरम होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें बच्चा इंगेज होता है और मुसलसल उस ड्यूरेशन के अंदर वो एक प्रोसेस से गुजरता है, लर्निंग प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें वो इंटरेक्ट भी करता है डिफरेंट पीपल के साथ, उनको भी देखता है, डिफरेंट बच्चों को देखता है। सिमिलरली आप जब एक स्पेसिफिक किसी अच्छे कोच के पास जाके या किसी जिम को ज्वाइन करके आप इसको लेके चलते हैं तो उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और कोच रखने का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जो इंजरी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उस चीज़ को इंश्योर करना है कि कोई ऐसा मसला ना आए उसको। अच्छा तरह नॉर्मली हमारे यहाँ ये भी है कि ख़वातीन और मर्द हज़रात जब जिम या इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो लग रहा ख़वातीन के माइंड में अब तो जो अवेयर हैं उनको तो पता है, वो ये सोचते हैं कि हम जाएंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी और पता नहीं हमारे मसल्स बन जाएंगे। लोगों का ये कॉन्सेप्ट, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन विद टाइम, कितना चेंज हुआ है कि अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी टोन अप हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, रादर देन कि आप सिर्फ अपने मसल्स बना रहे हैं वहाँ पर जाके? इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जो डाइट है वो किस पैटर्न पे सेट की गई है, लाइक हाउ मेनी कैलोरीज यू आर इनटेकिंग। आप अगर आप कैलोरी डेफिसिट के ऊपर हो, मतलब कि आप अपने आप को टोन अप करना चाह रहे हो, वेट लॉस करना चाह रहे हो, फैट लॉस करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपके मसल्स जो है वो टोन अप होंगे, फैट बर्न होएगा, वेट कम होएगा। लेकिन अगर आप जैसे कोई अंडर वेट है तो उसके लिए फिर कैलोरी सरप्लस के अंदर जाना पड़ता है और जाहिर सी बात है फिर दोनों के लिए जो है वो एक्सरसाइज का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। और चिकन फ्राई हो गया, मैं चाह रही हूँ हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन देख लें। मीनवाइल मुझे ब्रेक पर भी जाना है, तो कितना टाइम है आपको अब्दुल्ला? बस थोड़ी सी। You're almost done? अच्छा हिना साहिबा, आप मुझे अब ये बताएं कि आपने बहुत सारी ख़वातीन को इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग्स दी हैं, कोई सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें? हमारी बहुत सक्सेसफुल इस टाइम ट्रेनीज़ जो काम करी हैं उनमें से मैं एक एग्जांपल अक्सर कोट करती हूँ। हमारी एक ट्रेनिंग है, नजमा उनका नाम है, और शी वाज अ हाउस वाइफ कपल ऑफ ईयर्स अगो, और उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइन की फ़ील्ड चूज़ की और इस टाइम वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के करिकुलम के जो डिज़ाइन हैं वो डिज़ाइन करती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी जो
अर्निंग है इस टाइम वो $3,500 प्लस है विद इन 2 ईयर्स। और लोकल जो क्लाइंट्स हैं उसको हम इतना मेंशन नहीं करते क्योंकि उसके हमारे पास प्रूफ नहीं होते, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल आपके पास रेवेन्यू जब आ रहा होता है तो उसके प्रूफ्स होते हैं, तो हम उसको बड़े सक्सेसफुली जो है वो देखते हैं कि हमारे बच्चे ने इतना माशाल्लाह अच्छा अर्न किया है। इसके अलावा हमारे जो लोकल ई-कॉमर्स है उसमें माशाल्लाह हमारी स्टूडेंट्स ने 600 प्लस स्टोर्स जनरेट किए हैं, उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी अर्निंग स्टार्ट की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बच्चियां हैं जो 2 महीने की ट्रेनिंग लेती हैं और विद इन 2 मंथ्स ही उनकी इनकम जनरेशन शुरू हो जाती है। और बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये वाली जो क्वालिटी है कि विद इन ट्रेनिंग आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं या फ्रीलांसिंग आपका प्रोफाइल अच्छा बन जाए उसके ऊपर डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो ये इस चीज़ को हम सक्सेस काउंट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो इससे ट्रेन होकर अपनी अर्निंग जनरेशन एक्टिविटीज़ शुरू कर चुकी हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा है साहिबा, इसको मज़ीद प्रोग्राम को आप लोग का एक्सपैंड करने का इरादा है, और अब तक मुझे थोड़ा सा अगर आप शेयर कर सकें फिगर्स भी कि कितनी ख़वातीन ट्रेन कर चुके हैं आप लोग और कितनी अभी इन ट्रेनिंग है? हमने अभी तक 2000 प्लस ख़वातीन को ट्रेन किया है, जिसमें उनके ऑनलाइन स्टोर जनरेशन है, फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रही हैं, यूट्यूब चैनल्स उनके बने हुए हैं। प्लस हम इसको बिल्कुल एक्सपैंड करने का इरादा रखते हैं। अभी हमने इसको ऑन कैंपस भी स्टार्ट किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने इसको इनिशिएट किया है। पहले हम अरफा टावर में क्लासेस कराते थे, लेकिन बच्चियों के लिए ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल था। हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती थी कि सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा है, फॉग है, ट्रैवल नहीं किया जा सकता, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ना हमने इसको ऑनलाइन रखा और अब इंशाल्लाह हम इसको एक्सपैंड करें हैं। लाहौर में हमने ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और हमारा इरादा है कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स हम इसको थ्रू आउट पंजाब जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं हम उनके अंदर इनको डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्टार्ट कर लें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोग्राम। बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम है एंड आई होप कि इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स लिए जाए, क्योंकि ये जो अब स्किल बेस्ड एजुकेशन है या घर बैठी ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अब आप खुल भी गई हैं। ज़ाहिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारी हमारे पास आर्टिस्ट भी आते हैं जो ऑनलाइन अपनी आर्ट का एग्जिबिशन करते हैं और फिर इस तरह से अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी जनरेट करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच हिना साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। इन द एंड तला साहब, आप कोई मैसेज फिटनेस को लेकर हमारे देखने वालों को देना चाहें? मेरा ये मैसेज है कि फ़िटनेस इज़ फॉर एवरीवन, और आप जो भी हैं किसी भी उम्र के हिस्से में अपनी डाइट को और अपनी फ़िटनेस को लाइक 30 मिनट्स आ डे लाजमी दिया करें। इससे ये है कि आप इम्यून सिस्टम जो है बेहतर होगा और जो भी आप खाएंगे वो आपको अच्छे तरीके से उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ और अब्दुल्ला कमर का खाना बन गया है और प्रेजेंटेशन भी हो गई है। अब्दुल्ला वेरी नाइस, आपने तो उसकी प्रॉपर सेटिंग वेटिंग की है और आपने इसके साथ बॉइल्ड राइस, ओके, स्टीम्ड राइस, बटर गार्लिक राइस, ओके, लवली लवली। और ये देखने में बहुत स्पाइसी लग रहा है। कोरियन खाने पता नहीं क्यों, क्या वाकई कोरियन इतने ही स्पाइसी खाने खाते हैं? जी, मुझे तो लगता है वो बहुत फीके खाते होंगे। मुझे चाइनीज़ और कोरियन का कुछ ऐसे लगता है, लेकिन कोरियन खाने बहुत मज़े के होते हैं। हाँ नहीं, वो तो आइडिया हो रहा है देख के मुझे ना। इट्स गुड। चलें जी, ये फाइनल प्रेजेंटेशन हो गई है और अब्दुल्ला पे काम करें, इसको यहाँ पे रख दें ताकि आपकी प्लेट की जो प्रेजेंटेशन है वो नज़र भी आ जाए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए जी। और अपने तीनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ मैं आपको जाते जाते, मैंने चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैंने आपसे इजाज़त लेनी है। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे देना है, लेकिन अभी हम आपको एक सेगमेंट दिखा रहे हैं इकरा आवान का, जिसके अंदर इकरा ने जो रेलवे है या पटरी पर जो खड़ी मुख्तलिफ बोगियाँ हैं उनको जोड़ कर जो ट्रेन की शक्ल दी जाती है, ये ओवरऑल सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं उस हवाले से इकरा हमें बता रही हैं। आप ये देखें, मैं आपसे मिलूंगी मंडे को। सफ़र से पहले तकरीबन लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि स्टेशन पर ये लंबी कतारों में खड़ी बोगियां आपस में कैसे जुड़ती हैं और इन्हें इंजन के साथ कौन जोड़ता है और इस अमल को क्या कहते हैं। आइए इस अमल के बारे में जानते हैं।
ट्रेन की बोगियों को जोड़ने और उन्हें इंजन से मुंसलिक करने का अमल कपलिंग कहलाता है। दो बोगियों के दरमियान मेहनत कश बगैर किसी सेफ्टी के जिस महारत से कपलर उठाकर एक बोगी को दूसरी बोगी से जोड़ता है वो खतरनाक और जिंदगी का रिस्क भी है। शंटिंग स्टाफ मुख्तलिफ बोगियों को ट्रेन की शक्ल देने के बाद सफ़र को महफूज बनाने के लिए प्रेशर लेवल समेत दीगर इक़दामात बरोकार लाता है। वक्त बदलने के साथ दुनिया भर में रेलवे को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है, मगर पाकिस्तान रेलवे के मामलात जूं के तूं हैं। शंटिंग स्टाफ कहता है जिंदगी दाव पर लगाकर फराइज सरअंजाम देते हैं और हादसे का डर हमेशा रहता है। स्टाफ की किल्लत रात की औकात में यार्ड में रोशनी ना होने के बायस मुश्किलात दरपेश रहती हैं। डर खौफ तो होता है काम के दौरान, लेकिन यह है कि अल्लाह के आसरे पे कर रहे होते हैं। कोशिश हमारी पूरी होती है कि रेल हमारी चलती रहे। पहली मुश्किलात तो स्टाफ की, और दूसरी मुश्किलात ये है हमें रात के टाइम पे, क्योंकि हमारा स्टाफ जब काम कर रहा होता है हमारे पास रोशनी नहीं होती है। फैसिलिटी जैसे आम दूसरे मुल्कों में जैसे फैसिलिटी यानी कि शंटिंग बोटर छोटे स्टाफ को जो दी जाती है वो हमारे पास इतनी ख़ास नहीं है। काफ़ी मुश्किलात होती हैं हमारे शंटिंग के दौरान यहाँ पे, क्योंकि ये कराची कैंट स्टेशन है, ये डाउन ग्रेड है। यहाँ पे गाड़ी हमें बहुत ही एहतियात के साथ काटनी और लगानी पड़ती है। रेल का पहिया चलाते मुलाजमीन अपनी जान को हथेली पर रख कर खतरनाक काम सरअंजाम देते हैं और कई मुलाजमीन तो दौरान ड्यूटी हादसे का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। ट्रेन कपलिंग करता ये शंटिंग स्टाफ अपनी जान खतरे में डालकर मुसाफिरों को महफूज सफ़र फराहम करता है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे की जानिब से इन मुलाजमीन की हिफाजत के लिए कोई ऐसा इक़दामात नहीं किए जाते। कैमरामैन राना आसिफ के साथ इकरा अवान, पब्लिक न्यूज़, कराची।